हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जी हाँ, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली और हम लेकर के आए हैं दोस्तों। आज का जो टेस्ट होने वाला है वो हिंदी का टेस्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। 50 महत्वपूर्ण सवाल है और इससे संबंधित दोस्तों पूरा आप लोग को इसका डिस्क्राइब भी हम करते हुए चलेंगे, पूरा समझाते हुए चलेंगे, है ना। तो एग्जाम में दोस्तों आपका यहीं से सवाल आएगा, बिल्कुल आप यकीन मानिए, है ना। बिल्कुल आप दोस्तों, इसके पहले हम बहुत सारा टेस्ट करवा दिए हैं। ये मेन रूप से ये सबके लिए है आपका, क्योंकि हिंदी जो है कॉमन पेपर रहेगा आपका। हिंदी और इंग्लिश जो पेपर 1 है ना, 75 जो आपका हिंदी रहेगा और 25 जो आपका दोस्तों इंग्लिश रहेगा। ये कॉमन पेपर रहेगा, ये सबके लिए सेम रहेगा और ये एक ही दिन एग्जाम। अभी तो उम्मीद है कि एक ही दिन एग्जाम हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें तो स्टूडेंट ज़्यादा है क्योंकि ये कॉमन पेपर है, तो इसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो एक दिन से 2 दिन में भी एग्जाम ये हो सकता है, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो हिंदी का जो टेस्ट है और मैं अभी लेकर के आया हूँ, ये सभी बच्चों के लिए है जो आपके 1 से लेकर के 12 क्लास तक, चाहे आप 1 to 5 का हो या आपका 9 10th हो या 11 12th हो, सबके लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबके लिए कॉमन रहेगा आपका, ठीक है ना। जो 1 to 5 का पूछेगा वही आपका 9 10 में भी रहेगा और वही आपका 11 12th का भी रहेगा। चलिए, तो आज का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर आपका 61 होगा। हम लोग देखिए 7 बजे से आपकी डेली जो क्लास चलती है 7 PM से, ये दोस्तों क्लास चलती है आपकी, ये 7 बजे से क्लास चलती है आपकी डेली और ये चलता है आपको 1 to 5 के लिए। ठीक है, 1 to 5 के लिए मेन रूप से ये क्लास चलता है। इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे नंबर पर। ये स्क्रीन पर आपको नंबर हमारा दिख जाएगा, आप इस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। 50% अभी दोस्तों फी में ऑफ कर दिया गया है, आप लोग ले लीजिएगा और पूरी तैयारी अपना कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए, समय ज़्यादा नहीं है, अब 1 महीना भी आपके पास समय नहीं बचा है ना। तो इतने कम समय में कैसे, तो PDF ही एक माध्यम है जिसको पढ़ करके आप दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये देखिए 3 बजे से 7 PM से आपकी डेली क्लास यहाँ पर होती है। 7 बजे से डेली आपकी क्लास चलती है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 61। इसके पहले दोस्तों 60 टेस्ट हम ले लिए हैं, जहां आपको हिंदी का, जहाँ पे आपको दोस्तों साइंस का, है ना, आपको साइंस का करवाया गया है। उसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी चीज़ों का टेस्ट करवाया गया। नहीं देखें प्लीज़ जाकर के देखिए ना, प्लेलिस्ट में सारे पड़े हुए हैं। और ये आज का टेस्ट है दोस्तों आपका हिंदी। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की क्लास। उससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो PDF नोट्स मिल जाएगा आपको हमारे इसी नंबर पर, आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। 251 मात्र ओनली 251 अभी चार्ज है। तो आपको इस नंबर पे करके इसी नंबर व्हाट्सएप पे आपको अपने नंबर से मैसेज कर देना है। किसी नंबर से भी कर दीजिए, जो भी आपका व्हाट्सएप होगा। पेमेंट आप किसी नंबर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग को फोन पे नहीं चलाते हैं, गूगल पे नहीं चलाते हैं, तो आप किसी नंबर से कर सकते हैं। और अपना जो व्हाट्सएप होगा उस पर लेकर के आप हमको भेज दीजिएगा इस नंबर पे। मैं आपको जोड़ दूंगा ग्रुप में। ग्रुप भी है इसका, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं दोस्तों, हजारों लोग जुड़े हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये 50% अभी ऑफ कर दिया गया है, मात्र 251 आपको पे करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब पर भी कर लेना है। पहला सवाल है कि जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहा जाता है? अब बताइए, आपके घर में भी अतिथि आते होंगे ना, अतिथि देवो भव कहा जाता है कि नहीं? अतिथि जो होते हैं देवों के समान होते हैं दोस्तों, देव मतलब देवता के समान होते हैं। ठीक है, और अतिथि देवो भव, आप लोग अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म देखे है ना, फिल्म देखे होंगे तो काफी मजा आया होगा। अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें अतिथि से इतने परेशान हो जाते हैं कि मतलब कि उनको कहा गया अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। वो मूवी नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत हंसी आएगा, बहुत कॉमेडी मूवी है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आतिथ्य। इसको कहते हैं दोस्तों आतिथ्य, जो अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। देखिए, इसी से संबंधित कुछ मैं और एक शब्द के जो जिनके बारे में जो तो अनेक शब्द को एक शब्द जो आता है उसके बारे में कुछ और बता देता हूं। जैसे कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा जिसके आने की तिथि न मालूम हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अतिथि, है ना। अतिथि की आने की तिथि मालूम नहीं होता है।
आगे अगर पूछा जाए कि सीमा का मर्यादा से रहित तो इसको कहते हैं अमर्यादित। बहुत कम बोलने वाला को क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। और ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं भाई? तो आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले को और विश्वास नहीं करने वाले को क्या कहते हैं? तो नास्तिक कहते हैं, है ना। ये सवाल जो बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं, मैं आपको इसको भी कराते चलूंगा आपको। अगला है कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया एक सवाल तो फिक्स है कि अलंकार से आपको पूछेगा, है कि नहीं। तो बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तो भाई साहब यमक अलंकार क्यों होगा, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि यमक अलंकार हम उसे ही कहेंगे दोस्तों, है ना, जब शब्दों की आवृत्ति जो है ना अनेक बार हो किंतु उसका जो अर्थ हो वो क्या हो? भिन्न हो, है ना, उसको कहते हैं अयमक अलंकार। अब देखिए यहां पर जो आया है बेर, यहां पर देखिए बेर है और यहां पर भी बेर है। तो इस बेर का मतलब होता है दोस्तों फल, लेकिन दूसरे बेर का मतलब होता है समय, और ये दोनों बेर का मतलब क्या है? अलग अलग है। इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 3 नंबर। तो भाई साहब एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, है ना, ये आपका फर्ज बनता है कि जैसे ही लाइव आवे आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? अब देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है ये है दोस्तों आपका रति। क्या है इसका जो आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका रति। ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि श्रृंगार रस का आधार जो होता है वो स्त्री पुरुष का पारंपरिक आकर्षण है, ठीक है, जिसे काव्य शास्त्र में दोस्तों रति भाव इसको कहा जाता है। और देखिए जो अगर रस की यहाँ पर बात आई है तो रस से संबंधित भी आपको एग्जाम में पूछेगा। तो रस, है ना, क्वेश्चन पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार, है ना, भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? तो भरत मुनि के अनुसार टोटल 8 रस हैं। ऐसे रसों की संख्या जो होती है दोस्तों ये 9 होती है, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही रस बताए हैं। अब ये 8 रस कौन कौन से हैं ये एक बार मैं बोल देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अनुभूत रस और शांत रस। तो टोटल रसों की संख्या कितनी है? 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन बहाल। इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद बताइए दोस्तों। अब देखिए छंद भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, तो इसमें कौन से छंद है कि छंद मतलब कितने छंद हैं, कौन सा छंद है ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा छंद है इसमें। तो इसमें जो छंद है दोस्तों आंसर हो जाएगा दोहा छंद। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? दोहा छंद। और दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर, है ना, पीत है अंबर जिसका उसे कहते हैं पीताम्बर। और पीताम्बर का समास कौन सा है? तो पीताम्बर का जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जी हाँ, कर्मधारय समास में क्या होता है कि पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद जो होता है विशेष्य होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कर्मधारय समास। नील कमल, नील है जो कमल उसको कहेंगे नील कमल। चंद्रमुखी मतलब क्या होता है? चंद्र के समान मुख वाले व्यक्ति को कहते हैं चंद्रमुखी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर की गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी जो कृति है गोस्वामी तुलसीदास की वो है दोस्तों कृष्ण गीतावली, है ना। कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास जी की कृति है। याद रखिएगा। इनका और भी प्रमुख रचना है दोस्तों, जैसे कि दोहावली, है ना, दोहावली इन्हीं का है। दोहावली के अलावे कवितावली है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है,
ठीक है, तो याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है दोस्तों। तो वो हमारा लिपि, यानी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है, और इसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि को दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन लिपि और सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि माना जाता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि तो ब्राह्मी लिपि, सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि तो ब्राह्मी लिपि, और अशोक के काल में ही दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि का खोज हुआ था, है ना। उस समय प्रचलित था कौन सा लिपि, अशोक के समय, तो ब्राह्मी लिपि था आपका। ठीक है जी, याद रखना है। और ये लिपि जो क्रम है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन है आपका ब्राह्मी, उसके बाद हो जाएगा गुप्त लिपि, उसके बाद हो जाएगा कुटिल लिपि, उसके बाद हो जाएगा प्राचीन नागरी, उसके बाद हो जाएगा देवनागरी, है ना। और भारत में कुल कितने लिपि का प्रचलन है बताइए, तो टोटल दोस्तों 22 लिपियों का प्रचलन है भारत में। और कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा है और 22 लिपि है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि क व्यंजन है। अब देखिए क जो है ये कौन सा व्यंजन है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी सघोष है, अघोष है, महापुराण है या नासिक्य है। तो क जो है ना ये हो जाएगा अघोष। क हो जाएगा का भैया, तो क हो जाएगा भाई साहब अघोष, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है दोस्तों। अब जैसे कि प्रत्येक वर्ण का जो पहला होता है ना, पहला वर्ण और दोस्तों आपका दूसरा वर्ण, ठीक है, दूसरा वर्ण, तो पहला और दूसरा वर्ण, जैसे कि क वर्ग में क और ख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अघोष। च और छ हो जाएगा, ये हो जाएगा अघोष। ट और ठ हो जाएगा, त और थ हो जाएगा, प और फ हो जाएगा, याद रखिएगा। और उष्म व्यंजन किसको कहते हैं भाई साहब, तो उष्म व्यंजन जो कहा जाता है, उष्म व्यंजन ये हो जाएगा तालब स, मूर्धन्य श और दंत श। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि निरोग में कौन सी संधि है। देखिए निरोग में संधि आपसे पूछ रहा है दोस्तों, विसर्ग संधि है या फिर गुण संधि है, व्यंजन संधि है, क्या होगा। निरोग को अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, निह जोड़ रोग, है ना, निह जोड़ रोग। और यहीं से आपका निकल जाता है कि ये जो विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो इसको जब भी पूछे विसर्ग, जब भी पूछे संधि, तो इसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 10 नंबर, और वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 1 to 5, है ना, या दोस्तों आपका 9 to 10 सामाजिक विज्ञान के, तो सामाजिक विज्ञान का भी पूरी तैयारी हुई है ना, चाहे आपका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, पूरा पढ़ाया गया है, पूरा क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, चैप्टर वाइज करवाया गया है, पूरा मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में। आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मात्र 251 में आपको जो नंबर दिया गया है इसी पर आपको मिलेगा। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि अधर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, अधर का, तो अधर शब्द का जो अर्थ नहीं है वो हो जाएगा आपका ऊपरी होठ नहीं है ना, ऊपरी होठ इसमें नहीं होगा अधर वाला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। अधर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अंतरिक्ष, पाताल, नीचा, है ना, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऊपरी होठ ये नहीं होगा आपका, है ना। अधर शब्द का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे अंबर है, आकाश है, गगन है, आपका इसी को हम शून्य भी कह सकते हैं, अर्श कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, संसार का संधि विच्छेद बताइए भाई साहब। संसार, संसार कैसे लिखाएगा, सम जोड़ सार, ये हो गया आपका संसार। ठीक है, सम जोड़ सार। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ठीक है, बस इसको तोड़ देना है, हो जाएगा आपका संधि में छेद, संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया संसार। अगर हम कहें कि संयोग, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। संयोग का हो जाएगा आपका सम जोड़ योग संयोग आपका। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों संरक्षा, संरक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संरक्षा का हो जाएगा सम जोड़ रक्षा समरक्षा। अगर मैं आपसे पूछ लूं स्वयंवर,
अगर मैं आपसे पूछ लूं स्वयंवर का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका क्या जवाब होगा? स्वयं। ठीक है, स्वयं जोड़ वर, ये हो गया स्वयंवर। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर है 12। अब देखिए देशज विदेशज, ये सवाल आपसे एक सवाल दो सवाल आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो देशज शब्द इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। देशज, अब देखिए देशज शब्द किसको कहेंगे? तो देशज का मतलब होता है दोस्तों देश में जन्मा वह शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से क्या हो, ग्रहित हो। ठीक है, उसी को कहते हैं देशज, यानी हमारा देसी भाषा है कि नहीं, देसी भाषा। आप देखिए लोटा, हम लोग कहते हैं ना ले लोटा, तो ये लोटा जो है ना ये दोस्तों आपका देशज शब्द है। ठीक है, ले लोटा जो है ना ये आपका है देशज शब्द, याद रखना है। और भी बहुत सारे देशज शब्द जैसे बेटा, लोटा, दाल, रोटी, पैसा, लकड़ी, दारू, है ना, बहुत सारा चीज है दोस्तों, झाड़ू, चूड़ी, है ना, पड़ोसी, ये सारे क्या है तो देशज शब्द में आ जाएंगे। अब देखिए देशज में तो ये पता चल गया, लेकिन अगर आल्पिन कहे ये कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली शब्द है भाई साहब, आल्पिन। ठीक है, आल्पिन जो है ये पुर्तगाली है। और कैंची कहेगी, कैंची कौन सा शब्द है, तो ये तुर्की शब्द है। आपको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नीलम, तो नीलम कौन सा शब्द है, ये भी आपका पुर्तगाली ही है, नीलम भी आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि प्रलय, है ना, प्रलय का विलोम शब्द कौन सा होगा। अब देखिए प्रलय, कहते हैं प्रलय आ गया, यानी दोस्तों प्रलय का जो विलोम हो जाएगा सृष्टि, है ना। सृष्टि मतलब क्या होता है, रचना, है ना। सृष्टि माने रचना और प्रलय माने होता है विनाश, है ना। प्रलय का मतलब प्रलय आ गया यानी कि विनाश हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, विलोम पूछ रहा है तो सृष्टि, सृष्टि माने रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि अगर आपसे हम पूछ ले कि प्रलाप, प्रलाप का दोस्तों विलोम क्या होगा। प्रलाप मतलब नहीं कहते विलाप, प्रलाप, तो विलाप करना या प्रलाप करना मतलब कि दुख होना, तो दुख का उल्टा क्या हो जाएगा, हंसी, है ना। प्रलाप मतलब रोना, या इसका उल्टा हो जाएगा हंसी आपका। प्रवास, अब देखिए आदमी क्या करते हैं, कमाने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको कहते हैं प्रवास। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रवास, है कि नहीं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रवास आपका। अब जैसे कोई कहे प्रमुख, अब कोई प्रमुख चीज है मतलब कि मेन चीज है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सामान्य चीज, है ना, सामान्य, है कि नहीं, ये उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 14 नंबर। प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी शब्द है, अप्रौद्योगिकी शब्द कैसा शब्द है। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से दोस्तों आपका 1 से 2 सवाल फिक्स है, आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, फिक्स है कि ये सवाल आपसे जरूर पूछेगा। तो प्रौद्योगिकी में जो शब्द है आपका ये हो जाएगा आपका दोस्तों विदेशी शब्द। प्रौद्योगिकी जो है ना, टेक्नोलॉजी जो है ये आपका विदेशी शब्द है, और टेक्नोलॉजी तो हमारा खैर ये अंग्रेजी शब्द है ना। प्रौद्योगिकी जो हमारा ये विदेशी शब्द है दोस्तों। ठीक है, प्रौद्योगिकी हमारा विदेशी शब्द है। अब जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं जो आपको विदेशी में याद रखना है। विदेशी में तो बहुत सारा चीज आ जाए, देखिए अरबी भाषा, अरबी भी हमारा विदेशी में, इसको भी विदेशी कहेंगे। फारसी जो है ये भी आपका विदेशी ही है। अंग्रेजी जो है ये भी आपका विदेशी ही है कि नहीं। पुर्तगाली जो है ये भी आपका विदेशी ही है। तो ये कुछ कुछ जो शब्द है दोस्तों अंग्रेजी के, फारसी के, अरबी के, ये बार बार आपको पूछा जाता है। अब देखिए अरबी का और फारसी में ये बार बार कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अब आपसे कहा जाए कर्ज, तो कर्ज कौन सा शब्द हो जाएगा, ये अरबी हो जाएगा। ठीक है, नहर, नहर दोस्तों ये आपको लग रहा है कि हिंदी है, लेकिन नहीं, नहर अरबी शब्द है। फारसी, देखिए फारसी कुछ शब्द जैसे दीवार, अब आपको लग रहा है कि दीवार हिंदी है, लेकिन नहीं, दीवार फारसी है। जहर, जहर दोस्तों ये आपका फारसी शब्द है ना। बुखार, तो बुखार भी आपका फारसी है। अंग्रेजी तो आप पकड़ लीजिएगा, जैसे प्लेग है, लाइब्रेरी है, टैक्स है, पेंशन है, तो ये तो अंग्रेजी है। स्टेशन है, ये अंग्रेजी आप पकड़ लीजिएगा, है ना। पुर्तगाली भी नहीं पकड़ाएगा आप, जैसे आलू, तो आलू क्या है, पुर्तगाली है आपका, है ना। पपीता पुर्तगाली है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो ये सब चीज आपको दोस्तों बार बार टेस्ट देते आपको धीरे धीरे सही होगा। अब देखिए सरासर शब्द क्या है। अब देखिए सरासर यहाँ पर पूछ रहा है, तो सरासर जो शब्द है ना ये विदेशी शब्द में आता है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ये विदेशी में आ जाएगा दोस्तों आपका सरासर, यानी कि सरासर ये गलत चीज है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम चलते हैं 16 नंबर। 16 सवाल है कि काम शब्द का अर्थ नहीं है। अब देखिए काम, काम का अर्थ देखो यहाँ पर कह रहा है सफल है, विषय, सुख की इच्छा, इरादा या प्रयोजन। काम का मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सफल नहीं होता है काम का अर्थ। ठीक है,
काम का जो अर्थ होता है वो सफल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला प्रश्न हम चलते हैं 17 नंबर। कह रहा है कि शुद्ध शब्द को छांटना है यहाँ पर। अब देखिए शुद्ध यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, कृतघ्न। कृतघ्न में शुद्ध कैसे लिखाता है, देखिए कृतघ्न कैसे लिखाता है मैं आपको बता दूं, क्री तो और आधा ध और न, ये हो गया आपका कृतघ्न। और ये ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कृतघ्न ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, यानी कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ व्यक्ति। और कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है ये भी तो हमको बता दीजिए। कृतज्ञ मतलब होता है दोस्तों जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है। ठीक है, तो कृतज्ञ और कृतज्ञ में ये आपका अंतर होता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि ब्राह्मण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। अब देखिए ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म है ना, ब्रह्म का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप जो ये ऐसे नहीं लिखाएगा, ये इस प्रकार से होना चाहिए, ब्रह्म है ना, ये हो जाएगा। ये सवाल था आपका, ब्रह्म का ये शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा था, ब में र दिया गया था, म है और ह है। ठीक है, तो ब्रह्म का जो शुद्ध रूप हो जाएगा ये ब्रह्म हो जाएगा आपका, ब्रह्म। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका ब्रह्म, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर कहाँ गया आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ब्रह्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए ऑप्शन नंबर। ये ऑप्शन में मैं इसको सुधार दूंगा बाद में फिर से, है ना, सुधार करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर नंबर। ठीक है, ब्रह्म का ये शुद्ध रूप पूछ रहा था, तो ये इस प्रकार से शुद्ध लिखाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, आपका ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है। और अगला प्रश्न है कि शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। अच्छा, शरणागत में पूछ रहा है समास कौन सा है, तो शरणागत में हो जाएगा दोस्तों आपका, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, तत्पुरुष समास, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बच्चा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि यह काम मैं आप कर लूंगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यह काम मैं और आप कर लूंगा, तो इस पंक्ति में आप क्या है। अब ये कह रहा है कि इस पंक्ति में जो ये आप शब्द आया है ये आप क्या है, तो आप जो है मैं यह काम मैं और आप कर लूंगा, तो आप जो है ना दोस्तों ये निजवाचक में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, यानी कि यह काम मैं आप कर लूंगा, इसमें आप हो जाएगा निजवाचक। ठीक है जी, अब सर्वनाम किसको कहते हैं तो आपको पता ही होगा, है ना, यानी संज्ञा के स्थान पर आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको पता होगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं जी बताइए जल्दी से। तो पुरुषवाचक, मैं बोलते जाता हूं, आप लोग दिमाग में बोलते चलिएगा। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, यानी कि 6 इसके प्रकार होते हैं आपके, किसके, तो सर्वनाम के। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 21 नंबर। कह रहा है कि अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। पर्यायवाची तो दोस्तों आपको 2-3 सवाल पूछेगा, है ना, ज्यादा ही पूछ सकता है ना, 2-3 तो फिक्स है कि आपको पर्यायवाची पूछेगा। ठीक है, तो अन्य मनस्क शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो इसका पर्यायवाची होता है विरक्त, है ना, क्या हो जाएगा आपका, विरक्त हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए इसका और भी बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे अनमना होता है, उदास होता है, खिन्न होता है ना, उदासीन हो जाएगा, तो इनसे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विरक्त, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो वाक्य है। अब देखिए ये इस वाक्य से क्या पता चल रहा है ना, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि तुम जाकर के गांव में पता करो, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। अच्छा, बात करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि किसी को क्या कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आज्ञा दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य, है ना। ये किस प्रकार का वाक्य है भाई, तो आज्ञा सूचक वाक्य है, याद रखना है। और अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, याद रखना है। पहला हो जाएगा विधिवाचक, दूसरा हो जाएगा आपका संदेहवाचक,
तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका निषेधवाचक, और चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका आज्ञावाचक, फिर हो जाएगा विस्मयवाचक, फिर इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। टोटल दोस्तों 8 आपके अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं आपका, ठीक है जी, याद रखना है, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न है कि नासिक की व्यंजन कौन सा है। अब देखिए नासिक के, ना नासिक का मतलब ही लग रहा है ना कि जिन व्यंजनों का जो उच्चारण होगा तो वायु जो है वो नासिका मार्ग से निकलेगी, है ना, उसी को कहेंगे हम नासिक के व्यंजन। यानी कि नासिका मतलब जो आपका नाक वाला होता है ना, वहां से हवा निकलेगी आपका, ठीक है, वायु निकलेगी, उसको कहेंगे नासिक की। अब जैसे एग्जाम्पल में होता है दोस्तों अड़ा, है ना, कहते हैं अड़ा, इया, ना कहते हैं इया। अब देखिए इया जो है ये नासिक में आ जाएगा, इया है कि नहीं, अड़ा और टवर्गी न और ये वाला न, ठीक है, और म, तो ये सभी तो है दोस्तों ये आते हैं किसमें, तो नासिक में। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर कि कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब देखिए कमल है, कमल का स्त्रीलिंग होता है, जल्दी से बता दीजिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कमलिनी। क्या हो जाएगा, कमलिनी। भी देखिए मैंने 2 तरीके से लिखा है भाई साहब, तो इस तरीके से लिखा है ये कमलिनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, ये वाला कमलिनी नहीं, ये वाला कमलिनी। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। अब देखिए लाइफ एंड सॉन्ग्स, ये जो कविता संकलन है दोस्तों, ये है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के जो है ना, ये इसकी रचना की है, और ये आखिर कहाँ की है याद रखिएगा, ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई कवि और उपन्यासक है, बहुत फेमस है ये, इसके बारे में पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका कि जहरीला शब्द कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, तो उपसर्ग जो लगता है दोस्तों पहले लगता है, प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में लगता है, ठीक है ना, उपसर्ग जो लगता है शब्द के पहले और प्रत्यय लगता है बाद में। अब प्रत्यय पूछ रहा है जहरीला में कौन सा प्रत्यय है, जहरीला में हो जाएगा ईला प्रत्यय, है ना, कुछ सोचना ही नहीं है, इस जहरीला में ईला प्रत्यय हो जाएगा आपका। अब देखिए ईला प्रत्यय से ना बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है, ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द मैं बता देता हूं, जैसे जहरीला हो गया, बर्फीला हो गया, कटीला हो गया, चमकीला हो गया, रसीला हो गया, भड़कीला हो गया, है ना, नचीला हो गया, ये सब में दोस्तों ईला प्रत्यय हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 27 नंबर, कह रहा है कि कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। कृष्ण, अब देखिए कृष्ण का उल्टा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष तो जानते होंगे ज्योग्राफी में, तो कृष्ण का उल्टा जो हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका शुक्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, शुक्ल हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, अगर आपसे पूछे कि समाचीन का उल्टा क्या होगा, तो समाचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, समाचीन का अर्वाचीन हो जाएगा भाई साहब। और शुक्ल तो ये हो गया कृष्ण का। विशाल का उल्टा क्या हो जाएगा, विशाल का हो जाएगा तुच्छ, विशाल का क्या हो जाएगा जी तुच्छ, और पतला का क्या होगा आपका मोटा, है कि नहीं, तो आंसर इसका क्या निकल के आ गया, शुक्ल। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि संयोग के लिए सही विच्छेद आप यहाँ पर बताइए। संयोग, ये 2 शब्द पड़ गया, एक शब्द को हटा दीजिए। संयोग के लिए संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताए थे ना समजोड़ योग होता है संयोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा समजोड़ योग। कहाँ है या कहाँ गया, देखिए सम ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा आपका समजोड़ योग। ऑप्शन नंबर सी नंबर, मौ में हलंत लगा रहेगा यहाँ पर, ठीक है जी, क्योंकि ऊपर में आपका बिंदु है। चलिए इसका हो गया आपका आंसर नंबर सी। अगर पूछे दोस्तों संयोग जो है ये कौन सा व्यंजन है बताइए, मतलब कौन सा संधि है, मैंने आंसर ही बता दिया, ये व्यंजन संधि है ना, ये कौन सा संधि अगर पूछे तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगर संदेश पूछे दोस्तों, संदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, समजोड़ देश। संहार का हो जाएगा समजोड़ हार। संध्या का हो जाएगा समजोड़ ध्या, है ना। संकीर्ण का हो जाएगा समजोड़ किर्ण। संतोष का हो जाएगा समजोड़ तोष।
याद रखिएगा ये सब संधि विच्छेद ना 3 से 4 सवाल आपको संधि विच्छेद से भी जरूर पूछेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न हम चलते हैं 29 नंबर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 1 to 5 एंड दोस्तों 9, 10 सामाजिक विज्ञान के लिए आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर सारा चीज आपको 1 to 5 के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि तलघर पद में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। तलघर, देखिए तलघर में समास कह रहा था, तो इसमें जो समास आ जाएगा वो कर्मधारय समास आ जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कर्मधारय किसको कहेंगे, तो जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेष विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। तलघर मतलब तल में है घर, तल में है जो घर उसको कहेंगे तलघर, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। अगला सवाल है आपका 30 नंबर की अब, है ना, ये पूछ रहा है कि अब उपसर्ग से बना शब्द कौन होगा। अब तो उपसर्ग से लगता है पहले में। अब देखिए अब से बहुत सारा बनेगा शब्द, है ना। अब से तो बहुत सारा शब्द बनेगा, जैसे अवगत, ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, अब हो जाएगा अवगत। अब देखिए अब से अब जोड़ गत, इसको कैसे तोड़ेंगे। अब जोड़ गत, पता चल गया कि गत क्या है हमारा प्रत्यय है और अब क्या है हमारा उपसर्ग है, ठीक है, ये पता चल गया हमारा। अब देखिए अब से दोस्तों हम बहुत सारा यहाँ पर बनाएंगे उपसर्ग, है ना। अब से क्या उनको उपसर्ग से बनने वाला, अब से उपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या क्या होगा, जैसे अवगुण हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा, अवधारणा हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा। ये सारे अब से बनेंगे दोस्तों आपका, है ना। अब उपसर्ग से बने ये शब्द थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि नाक पर गुस्सा। हाँ देखिए बहुत सारे लोगों के एकदम नाक पर गुस्सा रहता है ना। थोड़ा सा कुछ बोलिए फटाक से तमतमा जाएगा एकदम, है ना। तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि तुरंत क्रोध हो जाना, यानी कि 31 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। नाक पर गुस्सा। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। अब गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है ना, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब देखिए नाक से संबंधित दोस्तों बहुत सारे मुहावरा है जो पूछे जाते हैं, है ना। जैसे नाक का बाल होना पूछा जाता है ना। नाक का बाल होना मतलब क्या होना, बहुत प्यारा होना। आपका भी कोई नाक का बाल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे होता है नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक काटना मतलब बदनाम करना, है ना। कहते हैं नाम तुम एकदम नाक कटवा दिए यार, यानी कि तुम बदनाम कर दिए। नाक में दम करना, नहीं कहता है तुम एकदम नाक में दम कर दिए हो, यानी कि परेशान कर दिए हो। नाक तक पानी आ जाना, नहीं कहता एकदम नाक तक पानी आ गया मतलब असहनीय हो गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। नाक रगड़ना मतलब होता है ना, नाक किसी के सामने आप नाक रगड़ रहे हैं मतलब कि दीनता पूर्वक आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब क्या होता है, बहुत तंग करना होता है नाक पर सुपारी तोड़ना। ये नाक से संबंधित जितने मुहावरे थे मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि अंगारों पर लौटना। अब देखिए बहुत बढ़िया मुहावरा है, अंगारों पर लौटना। नहीं कहते हम अंगार पर लौट रहे हैं, जैसे हम लोग को नीतीश चाचा जी अंगार पर लौटवा रहे हैं, है कि नहीं। एकदम क्या कर रहे हैं, तो परेशान कैले हैं, है कि नहीं। अंगार पर लौट रहे हैं, इसका अर्थ होता है दोस्तों ईर्ष्या में व्यथित होना या कष्ट सहना या दुख सहना, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग को कष्ट दिए हुए हैं, है ना। एक तो स्टेट पास किए, मेरिट में आए और मेरिट में आने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, अब सबको एक कर दिया गया, चलो भैया। अब उस पर से क्या हो गया, एक और एग्जाम ला दिया, यानी कि बहुत कष्ट करवा दिया हमको। आंसर हो जाएगा आपका ईर्ष्या में व्यथित होना, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 33 नंबर, कह रहा है कि आंखें चार होना। जी हाँ, आंखें चार होना, और आप लोग का भी आंखें चार हुआ होगा। तो आंखें चार होने का अर्थ मतलब क्या होता है ना, आमने सामने होना या प्यार होना, है ना। यानी कि प्यार होना दोस्तों। और अभी इस चीज पे ध्यान नहीं देना है सोना बाबू पर, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो 1 महीना, उसके बाद करते रहना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आमने सामने होना, ऑप्शन नंबर बी होना, या फिर प्यार होना भी होता है। अब देखिए आंख से संबंधित ना बहुत सारा मुहावरा एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे आंखें चुराना,
आंखें चुराना मतलब नजर बचाना, है ना। कैसे आंख चुरा करके आप निकल लेते हैं, मतलब कि नजर बचा करके निकल लिए। आंखों में खून उतरना मतलब कि बहुत क्रोध करना। अब आंख का पानी भर आना मतलब आंख का पानी मर आना मतलब होता है निर्लज हो जाना, है ना। आंख सूखना मतलब आंख खूलना मतलब होता है होश आना, और आंख मारना मतलब इशारा करना, है ना। तो किसी को तो आंख मारे ही होंगे ना आज तक, है कि नहीं, यानी कि उसका मतलब होता है इशारा करना दोस्तों, लेकिन आंख मारने का मतलब लोग बहुत गलत समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर, है ना, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में अनुवादक का नाम क्या है। देखिए ये जो शीर्षक कविता है इसका जो अनुवादक है उनका नाम है दोस्तों आपका प्रयाग शुक्ल जी हैं, ठीक है। प्रयाग शुक्ल का जन्म होता है 1940 में, और इनका जन्म होता है आपको कलकत्ता वेस्ट बंगाल में दोस्तों, ठीक है। प्रयाग शुक्ल जी का आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न। देखिए आपको कह रहा है, प्रश्न है कि इन वाक्यों का सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि रावण तो सिर्फ रावण है, बी है कि रावण दुनिया में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, सी है कि राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, और डी है राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। अब इसमें से सबसे अच्छा क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले हम बी को रखेंगे, यानी कि रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद हम रखेंगे डी को, राम तो बहुत हुए मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, और इसके बाद हम ये रखेंगे रावण तो सिर्फ रावण है, और उसके बाद रखेंगे सी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वाक्य सजाने के लिए दे देगा, ये थोड़ा सा कठिन था आपका, है ना। एक सजाने के लिए वाक्य भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। अगला है कि सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए सरल वाक्य, और मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों आपका अर्थ के आधार पर वाक्य और सरल वाक्य। देखिए सरल वाक्य यानी कि रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। तो सरल वाक्य जो है किस भेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। और सरल वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया था। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर होगा आपका 37 नंबर। और भैया आप लोग अभी तक लाइक काहे नहीं किए हैं, बताइए कितना गड़बड़ बात की है ना, लाइक तो कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न है कि वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि दंड से बचने के लिए क्या करते हैं, 1 2 11 हो जाते हैं, है ना। 9 2 1 2 11 नहीं, 9 2 11, ठीक है, 9 2 11 हो जाते हैं। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा बताइए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये कैसा वाक्य है, ये भैया संयुक्त वाक्य है आपका। इसको बनाना है सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, सरल वाक्य के लिए इसको करेंगे कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया, है ना। दंड से बचने के लिए वह क्या किया, 9 2 11 हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसको सरल वाक्य में बनाना था। अगला सरल मतलब सीधा वाक्य और क्या। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर, कह रहा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी सरल वाक्य आपको बनाना है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, और इसका सरल क्या हो सकता है। इसका सरल दिया गया है कि परिश्रमी छात्रों को सफलता दिलाएगी, नहीं, ऑप्शन ये तो ठीक नहीं लग रहा है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये ठीक है, क्योंकि परिश्रम छात्र सफल होंगे, ये भी गलत है। और डी नंबर दिया गया है कि क्योंकि छात्र में परिश्रम किया गया इसलिए वह सफल हुआ, नहीं। बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया ना ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका 39 नंबर कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। अब देखिए बिरजू महाराज जो हैं इनका साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने किया था आपका, ठीक है, रश्मि वाजपेयी ने किया था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। बिरजू महाराज जो थे ना ये प्रसिद्ध दोस्तों भारतीय कथक नर्तक हैं। कई बार पूछा गया बिरजू महाराज किस चीज से संबंधित है, तो कथक नर्तक थे आपका, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, प्रश्न है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा हुआ बैग भी चोरी हो गया। भैया देखिए एक तो बेचारा का नौकरी चल गया और ऊपर से अगर जो पैसा से भरा हुआ एक बैग था वो भी चोरी हो गया, तो इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा।
इसके लिए खग जाने पग की भाषा गलत है। काला अक्षर भैंस बरार ये भी गलत है। कभी घना कभी मुट्ठी भर चना ये भी गलत है। कंगाली में आटा गीला, जी हाँ दोस्तों, कंगाली कैसे हो गया तो नौकरी गया, और आटा गीला कैसे हो गया, बैग भी चोरी हो गया, है ना। तो कंगाली में क्या हो गया, आटा भी बेचारा का गीला हो गया, यानी कि नौकरी तो गेवे किया और पैसा से भरा हुआ बैग भी गया। अगला प्रश्न है कि साम्राज्ञी का पुल्लिंग आपको बताना है ना। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। साम्राज्ञी का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा सम्राट। क्या होगा, सम्राट होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। साम्राज्य, साम्राज्ञी का पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म हुआ था वो औराही हिंगना में हुआ था ना, औराही हिंगना में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत सारी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। मैला आंचल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रति परिकथा है, जुलूस है, कितने चौराहे है, कलंक मुक्ति है, प्रतिवर्ता है। तो ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा होगा। मैंने यह काम को अगर हम शुद्ध करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर होना चाहिए। मैंने की जगह पे क्या होना चाहिए, मुझे, है ना, यानी कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है, और यही गलत हमसे यहाँ से पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 44 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ भी शुद्ध आपको बताना है। अब जैसे कि 44 नंबर सवाल है तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं अपनी बात स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, गलत है। मैंने 1 साल तक उनकी प्रतीक्षा देखी, ये भी गलत है। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध है कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों 45 नंबर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वाक्य कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कह रहा है कि वह गीत की दो लड़ियां दोस्तों, लड़कियां यहाँ लिखा गया है, 2 लड़ियां होगा, है ना, कैसे टाइपिंग किया भाई, 2 लड़ियां, है ना, ठीक है, 2 लड़ियां गाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा था, शुद्ध नहीं है, ठीक है। बी है कि उसका कहना झूठ समझा गया, ये गलत है, झूठ समझा गया, तो ठीक है ना जी। सभापति ने भाषण पढ़ा, ठीक है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, चलिए भी ठीक है। 45 को दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, ठीक है। वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, ये आपका गलत हो, सही होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है और गलत ही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही था दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि निम्न में से पत्थर, जी हाँ, पत्थर का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, और नहीं वाला सवाल आपसे बहुत पूछेगा, याद रखिएगा, है ना। तो निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 46 का आंसर क्या होगा। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची जो होता है वो पशम नहीं होता है, ठीक है। पशम जो है ये नहीं होता है ना, पत्थर का पर्यायवाची पशम नहीं होता है ना। तो पत्थर का पर्यायवाची आखिर क्या क्या होगा जी, प्रस्तर, है ना, उपल, पाषाण, ठीक है, ओला, इंद्रोपल, ये सब पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, है ना। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए कबीर वाणी के डिक्टेटर थे दोस्तों, इस वाक्य में हो जाएगा ना उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, उद्धरण चिन्ह, याद रखिएगा। अगला है आपका 48 नंबर कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। अब देखिए अभी से कौन सा उपसर्ग, अभी उपसर्ग से बना हुआ एक शब्द पूछ रहा है। तो अभी से अभिमान है ना। अभी से देखिए अभागा है, तो अभी से अभागा नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, आसमान नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अभिमान, है ना। अभी से देखिए बहुत सारे उपसर्ग शब्द बनेगा। अब जैसे अभी से हो जाएगा आपका, अभी हो गया, अभिमान हो गया, अभिशाप हो जाएगा,
अभिनय हो जाएगा, अभिनेता हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा, अभिभावक हो जाएगा, है ना, अभिनंदन हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, बहुत सारा शब्द बन जाएगा आपका अभी से आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अना प्रत्यय से बने शब्द निम्न में से कौन सा है। अब देखिए अना प्रत्यय से कह रहा है कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रत्यय लगता है बाद में, उपसर्ग लगता है पहले, तो अना से क्या बनेगा, वंदना, नचा, अनाचार, अनचाहा, अनावश्यक। क्या होगा जी 49 का, बिल्कुल ये नंबर सही है, यानी कि वंदना, यानी कि वंदना, यानी कि अना, है ना, इसमें अना प्रत्यय आपका छुपा हुआ है। देखिए वंदना को अगर आप तोड़िएगा, है ना, वंदना को अगर आप तोड़ते हैं, वंदना तो कैसे टूटेगा भाई, वंद, है ना, वंद जोड़ अना, है ना, वंद जोड़ अना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, अना, और वंद क्या हो गया, उपसर्ग हो गया आपका। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट प्रश्न है कि लोभी शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा। अब देखिए लोभी का कह रहा है उल्टा, तो लोभी का उल्टा क्या होगा जी, निर्लोभी, या फिर लालची, या फिर कृपण, या फिर कपटी। आंसर हो जाएगा आपका निर्लोभी, लोभी का उल्टा निर्लोभी, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए नंबर। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का हिंदी का टेस्ट। इधर देखिए 2-3 दिन दोस्तों मैं पटना में नहीं था, थोड़ा सा आप लोग का डिस्टर्ब हुआ था, है ना, और अब रेगुलर से क्लास चलेगी, अब कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज था हिंदी का टेस्ट नंबर 61। कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF और दोस्तों इसके अलावा आपका 1 to 5 में जो भी सब्जेक्ट हैं, है ना, साइंस का हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे NCERT SCERT बेस्ड आपको PDF मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, है ना, सारा ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, लगभग 3-4 हज़ार सवाल उसमें होगा, है ना, बस उसको रिवीजन कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और अभी एग्जाम तक ये टेस्ट होते रहेगा, आगे जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगा, और 9th 10th जो भी सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट होंगे तो वो भी आपका जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स, ये चारों सेक्शन का आपको मिल जाएगा, है ना, आप जो लेना चाहें वो भी मिल जाएगा, नहीं तो चारों का हम दे देंगे, है ना, आप इसमें चारों पढ़ लीजिएगा, आपको 1 to 5 में भी काम देगा, 11 12 में भी काम देगा, है ना, और मात्र इसका जो चार्ज है वो मात्र 251 चार्ज है ना, इस नंबर पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, और जो लोग व्हाट्सएप करेंगे आप किसी नंबर से भी पे कर सकते हैं, जो भी आपका व्हाट्सएप होगा उससे हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बस आपको हम ग्रुप में भी जोड़ देंगे, वहाँ हजारों लोग जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़िए, आराम से तैयारी कीजिए, है ना, समय ज़्यादा नहीं है, वीडियो देख करके भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने का उतना टाइम आपको अब नहीं मिल पाएगा, है ना, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भी हम आपको दे देंगे, शुरू से अंत तक दे देंगे, जितना क्लास हुआ है सारा दे देंगे, है ना, लेकिन आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, आप PDF से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी 50% दोस्तों ऑफ कर दिया गया है, मात्र अभी 251 इसमें चार्ज है। थैंक यू दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और आज रात में देखिए आप सभी की क्लास होगी, तो 9 PM से सभी लोगों को क्लास में जुड़ना है, रात में 9 बजे से रात में भी क्लास आज होने वाली है, जो इकोनॉमिक्स का क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम कल, है ना, रात में मिलेंगे, कल नहीं, है ना, रात में तभी हम लोग मिलेंगे ही, और रात में सभी लोगों को आना है 9 बजे से। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 होगा आज। ठीक है, आपका NCERT वाला। ठीक है, और उसका क्वेश्चन आंसर हम लेकर के आए हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।